तो टैग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई अमन कैथोलिक को राम राम भाई। तो आपको एक ऐसी शख्सियत मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में 31 साल सर्विस दी है और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है सर ने। और आज आपको मिलाने जा रहे हैं सतवीर सर जी से। नमस्ते सर जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो टैग हरियाणा के दर्शकों को मास्टर सतवीर गोहित की तरफ से राम राम। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आज कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है और 31 साल तक मैंने सर्विस की। सर्विस के दौरान बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन इस दौरान शिक्षा में अगर कहीं अड़चनें आई, सरकारों की तरफ से अगर कोई जन विरोधी शिक्षा विरोधी नीतियां लागू की गई तो उनका हमने लगातार दब के विरोध भी किया। 28 सालों तक संघर्ष किया शिक्षा को बचाने के लिए और ताकि प्रदेश के बच्चे शिक्षित हों और रोज़गार प्राप्त हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जो किसी परिवार की गरीबी को मिटा सकती है। परिवार में से एक बच्चा पढ़ लिख के शिक्षित होके अगर आगे बढ़ जाता है तो उस परिवार की गरीबी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ रही उनके खिलाफ़ भी हम लड़े। चाहे कोई बड़े सरकारों के खिलाफ़ जन आंदोलन रहे, किसानों का आंदोलन रहा या अन्य किसी भी सामाजिक संगठन के समाज सुधार के जो आंदोलन रहे उसमें भी मतलब लगातार सक्रियता से भाग लिया। लेकिन अब मैं बड़ा चिंतित हूँ इस बात को लेके कि आज जिस तरह का माहौल बन रहा है प्रदेश और देश के अंदर, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पानीपत में आके इस स्लोगन को देते हैं कि शिक्षा बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बेटियों की जिस तरह से दुर्गति हो रही है, चाहे वो प्रदेश है और चाहे वो देश की बात है। प्रदेश में हमारी शिक्षा कोच के साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह द्वारा छेड़छाड़ की गई, उनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगे। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री फ्रंट पर आते हैं और बोलते हैं कि कोच द्वारा अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक प्रदेश का मुखिया जिसके जिम्मे मतलब एक निष्पक्ष जांच की बात आती है, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए थी। इन आरोपों में कितना मतलब कितने सही हैं या नहीं हैं, लेकिन बजाय जांच करवाने के खुद मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे देते हैं एक प्रकार से। और दूसरी तरफ हमारे देश का शान बढ़ाने वाली गोल्ड मेडल लेके आने वाली बेटियां आज जंतर मंतर पर बैठी हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला लड़की जब आरोप लगाती है तो पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है। लेकिन यहाँ तो हमारी बेटियों को जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर एक पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, दूसरी महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के तहत केस दर्ज हुआ। लेकिन लगभग 10 दिन बीत जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस की ये हिम्मत नहीं कि वो उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजमोहन शरण से जाके कम से कम पूछताछ ही कर ले। बजाय पूछताछ करने के बजाय मतलब जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी करने के दबाने की कोशिश की जा रही है चारों तरफ से। उन बेटियों को ही प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि रात पूरी दुनिया ने देखा, बरसात में उन बेटियों के मतलब बिस्तरे भीज गए, सोने की जगह नहीं थी,
कभी उनकी बिजली काट दी जाती है, कभी पानी काट दिया जाता है। और बरसात में बिस्तरे भीगने के बाद जब आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती वहाँ उनके लिए बेड लेके आते हैं, फोल्डिंग लेके आते हैं, तो दिल्ली पुलिस वो फोल्डिंग भी उन तक नहीं पहुंचने देती और वहां पर धक्का मुक्की करती है। शराब के नशे में मतलब पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं जो लड़कियों को नोच रहे हैं। वहाँ होनी महिला पुलिस चाहिए थी, लेकिन महिला पुलिस की बजाय वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान उन महिलाओं के साथ, उन हमारी बेटियों के साथ न्याय करना तो दूर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, किसी का सिर फोड़ रहे हैं। जब घर वाले या कोई सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जब उन लड़कियों के पास खैर खबा पूछने के लिए जाते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिसका कर्तव्य है ये कि महिलाओं के ऊपर अगर दिल्ली में कोई अत्याचार हुआ है तो वो जाके उनकी छानबीन करे, जांच करे और पता लगाए कि वास्तव में हुआ क्या है, उनको भी हमारी बेटियों के पास नहीं पहुंचने दिया गया। और पहले ही हरियाणा पुलिस ने बड़ी बेशर्मी के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब परिवार वाले जाते हैं उनको दूर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पता नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है देश के अंदर। मतलब देश के मुखिया कर क्या रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मॉडल होते हैं देश का, जिनके जिम्मे होती हैं ये सारी बातें, लेकिन प्राय देखने में आया है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे कोई भी बड़ा आंदोलन है, हमारे देश और प्रदेश के मुखिया चुप होके बैठ जाते हैं, मुंह पर टेप लगा लेते हैं। अब हमें ये समझ में आता है एक तरफ तो कि शायद इनके बस की बात है नहीं किसी भी समस्या के समाधान करना या उसको बातचीत के द्वारा समाधान करके समस्या का हल निकालना। आज प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और सारे बड़े नेता बीजेपी के, विशेषकर सत्ता पक्ष के, आज चुप बैठे हैं या सांसद बृजमोहन शरण के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। बजाय बातचीत से समाधान करने का, निष्पक्ष जांच करवाने के, उनका पूरा जोर इस बात के ऊपर है कि किसी ना किसी तरह लड़कियों को जिन्होंने इतने संगीन आरोप लगाए हैं उनको ही दोषी ठहरा दिया जाए। पूरी सरकार इस पर लगी हुई है। जांच कमेटी बैठाई गई, अब ये लड़कियां दूसरी बार बैठी हैं। पहली बार वो जांच कमेटी के झांसे में आके उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। और झांसा भी क्या है, यही तरीका होता है भाई, ठीक है जांच कमेटी जांच करेगी और विश्वास हमें करना भी चाहिए। इन बच्चों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 महीने के बाद उसका कोई निष्कर्ष नहीं। यहाँ तक आरोप लगाए गए कि जो बयान दिए गए वो बयान उसमें दर्ज हैं ही नहीं। तो तब मजबूरन इन बच्चों को दोबारा से फिर जंतर मंतर के ऊपर बैठना पड़ा। और अब सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों का जोर पूरी तरह से बृजमोहन शरण वो दोषी हैं या नहीं हैं, बजाय मतलब जांच करवाने के उनके पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं, उनको क्लीन चिट देते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़कियों के ऊपर दोषारोपण करते नज़र आ रहे हैं। कोई भी लड़की जब बाहर निकलती है और यौन शोषण का आरोप जब लगाती है वो छोटी बात नहीं होती। वो कोई राजनीति नहीं, वो कोई मजाक नहीं। अपने घरों की लड़कियों को जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ये अनर्गल मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि उनको अपनी लड़कियों से अनर्गल बयानबाजी इस तरह की करवानी चाहिए, तब जाके पता लगेगा कि किस तरह से अनर्गल बयानबाजी होती हैं। हम तो इन बेटियों का शुक्रगुजार हैं बल्कि इस बात के लिए कि कम से कम किसी ने तो हिम्मत की, वरना तो प्राय देखने में आया है जितने भी
खेलों के महासंघ हैं, एसोसिएशन हैं, चाहे ओलंपिक फेडरेशन है, उनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो लगभग पॉलिटिकल लोग या आईएएस आईपीएस बनाए जाते हैं, जिनका उस गेम से कोई लेना देना नहीं होता। और समय समय पर इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर बच्चों का यौन शोषण होता है, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाता कि वो अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते, भविष्य को बचाना चाहते हैं। अब इन बच्चों ने अगर हिम्मत की है तो चाहिए तो पूरे देश को इनके साथ खड़ा नजर आना, लेकिन आज यहाँ भी कुछ लोग मतलब तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, जात पाती करते हैं। आपके माध्यम से मेरी उन साथियों से नम्र निवेदन है कि ये लड़कियां किसी जाति विशेष, राज्य विशेष या परिवार विशेष की नहीं हैं। जब इन्होंने विदेशों के अंदर ओलंपिक में झंडा फहराया था तो वो देश का झंडा था, ना कि किसी जाति प्रदेश का झंडा था। और पूरे देश को गर्व हुआ था इस बात के ऊपर कि कम से कम हमारा कोई मेडल तो आया। 140 करोड़ देश मतलब जनसंख्या वाले देश में ओलंपिक के अंदर गिने चुने मेडल आना, और वो भी ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा लेके आना, अब समझ में आती है कि हमारे देश में मेडल क्यों नहीं आते। क्योंकि इन एसोसिएशनों फेडरेशनों के अंदर जितना भाई भतीजावाद या यौन शोषण की जो घटनाएं होती हैं, आम आदमी बच्चों को खेलों में डालने से ही डरता है। यही कारण है कि छोटे छोटे देश हमारे देश से कहीं आगे निकल के मेडल लेके जाते हैं, जबकि इस देश में युवाओं के अंदर किसी प्रकार के हुनर की कोई कमी नहीं है। ना वो शिक्षा में कम है, ना वो खेलों में कम है। अगर कम है तो राजनीतिज्ञों की नीयत कम है। इन्होंने जिस प्रकार के भ्रष्ट लोग या चरित्रहीन लोग इन संगठनों के अंदर बिठाए हैं और उनका फिर ये संरक्षण करते हैं, यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के मेडल नहीं आते। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे मौक़ों पर कम से कम मतलब विभाजन ना दिखाएं, एकजुट होके हमने इन बच्चों के साथ नज़र आना चाहिए। वरना आज ये बच्चे हैं जिनको आप किसी जाति विशेष या प्रदेश विशेष की बात करके इग्नोर कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। कल को ये हमारे बच्चों के साथ अगर होगा तो उस समय हमारे ऊपर क्या गुजरेगी ये भी देखने की बात होती है। तो इसलिए हमें ऐसी बातों में ना आके अब जो आरोपी है, बजाय वो अपने आरोपों की मतलब छानबीन करवाने के, निष्पक्ष जांच करवाने के, वो बचता फिर रहा है। कभी वो प्रेस वालों को धमकाता है, कभी वो लोगों को धमकाता है, कभी पहलवानों को धमकाता है, मरवाने की धमकियां देता है। इससे स्पष्ट है कि वो दोषी है। हालांकि दोस्तों जांच के बाद और कोर्ट के माध्यम से ही सिद्ध होंगे, लेकिन प्राइम फेसी मतलब फर्स्ट अपीयरेंस में देखने को यही मिलता है, नज़र आता है कि जो आदमी बच रहा है इसका मतलब उसमें दोष है। इसी प्रकार हरियाणा की जो घटना है पिछले काफ़ी दिनों से चर्चित है, शिक्षा कोच वाली, संदीप सिंह जो राज्य खेल मंत्री था हरियाणा का, उनके ऊपर आरोप लगे। अब उनका केस दर्ज है ये चंडीगढ़ पुलिस के पास। चंडीगढ़ पुलिस उनकी ब्रेन मैपिंग के लिए हाई कोर्ट गई हुई है कि हमें परमिशन दें मंत्री के ब्रेन मैपिंग की, लेकिन वो बार बार, एक बार नहीं 4-5 बार उनके वकील आके और आगे की डेट ले जाते हैं। इससे भी स्पष्ट है, जब वो महिला सीना तान के ये कहती है कि मैं अपना ब्रेन मैपिंग करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो क्यों बच रहे हैं? अब वो बच रहे हैं तो इसका मतलब दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है और दाढ़ में काला है। और हम तो ये कहेंगे कि यहाँ तो दाढ़ में काला नहीं, ये तो प्रदेश की और पूरे देश की इन्होंने दाढ़ ही काली कर दी है।
तो आपके माध्यम से पुनः यही अपील करते हुए आज हमारी बेटियों ने हिम्मत की है, अगले बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें निष्पक्ष होकर उन बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है सर, तो आपकी बात तो सही है सर। जैसे सर आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं सर, तो कितने साल हो गए सर यहाँ पर बैठे, और इसका कोई हल निकला सर? सरकार ने आपकी सुनी है सर? यहाँ जो ये पड़ाव चला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। जन शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से ये पड़ाव चला हुआ है। इस पड़ाव का कारण ये था, आज ये 219 दिन हो गए इसको, अच्छा यानी 7 महीने हो गए लगभग। हाँ जी सर। हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने के लिए तरह तरह की नीतियां लेके आती है। कभी तो कहती है चिराग योजना लेके आए हैं, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाएंगे उनकी फीस सरकार देगी। हाँ जी सर। शर्म की बात तो यही है कि मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है वो सरकारी स्कूलों को चलाए। हाँ जी सर। सरकारी स्कूलों को ना चला के वहाँ अध्यापकों को क्लासों में नहीं जाने दिया जाता, हाँ जी। और बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए तरह तरह की नीति लेके आते हैं। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर जितने 8वीं कक्षा तक के लड़कियों के स्कूल थे वो इस सरकार ने सारे बंद कर दिए। हाँ जी सर। मतलब ये है कि इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। हाँ जी सर। इससे यही स्पष्ट होता है। सबसे पहले हमला किया गया तो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर किया गया। 4813 स्कूल पिछले साल इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन इस पड़ाव की कोई उपलब्धि और हो ना हो, हम ये ज़रूर मानते हैं कि इनके पूरा जोर लगाने के बावजूद पिछले वर्ष 25,000 बच्चे सरकारी स्कूलों से ये ड्रॉप आउट करवाने में कामयाब हुए। अब की बार 9800 प्राइवेट स्कूलों ने सिर्फ 9800 सीट दी हैं कि हम इन सीटों के ऊपर बच्चों का दाखिला कर सकते हैं। यानी इस आंदोलन से कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में भी भय का माहौल पैदा हुआ है और लोग जागरूक हुए हैं। हाँ जी सर। वो इनके झांसे में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको ये पता है जिस तरह सिलेंडर की सब्सिडी आज 250-300 रुपये से घट के 6 रुपये 7 पैसे आती है, जिस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार ने दी है इसी तरह की ये फीस देंगे। हाँ जी सर। 1-2 साल के बाद वो फीस बंद कर देंगे, इधर से ये स्कूलों के ताले लग लेंगे, फिर ना उधर जान जोगे ना दूसरी साइड में रहने जोगे, तो आम आदमी का बच्चा पढ़ ना जाए। इनका प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनपढ़ रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीब रखा जाए, ताकि आसानी से लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा करके हाँ जी। और वोटों की फसल काटी जा सके। सर ये जो है नई शिक्षा नीति आई है सर, आप इससे संतुष्ट हैं सर? नई शिक्षा नीति से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा नई शिक्षा नीति के तहत हो रहा है। नई शिक्षा नीति शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। हाँ जी सर। हाँ जी। इसका मैं 1-2 एग्जाम्पल अपने प्रदेश से ही देता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले केंद्र सरकार कहती है कि 2030 तक नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। हाँ जी। हरियाणा सरकार कहती है 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। हाँ जी। उस नई शिक्षा नीति के अंदर प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया है और ऑनलाइन मोड में शिक्षा को लाया गया है, यानी क्लासरूम की बजाय घर पर ही टेलीविज़न या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे पढ़ें। हाँ जी। टीचर की ज़रूरत नहीं, इंस्टीट्यूशनों की ज़रूरत नहीं। जबकि मैं इतने साल मैंने पढ़ाया है, जब तक बच्चा फेस टू फेस आंख में आंख मिला के बच्चे के साथ है, अगर बात नहीं होगी बच्चा कन्विंस नहीं हो सकता, बच्चे को समझाया नहीं जा सकता। हाँ जी सर। पूरी क्लास के अंदर हमें ये पता होता है कि किस बच्चे का ध्यान है और किसका नहीं है। एक बच्चे का भी अगर ध्यान नहीं होगा तो तब भी टीचर डिस्टर्ब होता है और उसी समय टीचर टोकता है उस बच्चे को। तो पढ़ाई कभी भी लैपटॉप और कंप्यूटरों के माध्यम से नहीं हो सकती। इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को भी इस नीति के तहत ग्रांट देने की बात की है, जिसमें विशेषकर हरियाणा के अंदर ही आने वाले समय में इतना बड़ा घोटाला मतलब उजागर होगा, आप सोच नहीं सकते। सरकारी स्कूलों के अंदर 99% पैसा लगता है, सही तरीके से लगता है।
टीचर की हिम्मत नहीं कि वो उसके अंदर गड़बड़ कर जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस तरह से इन्होंने ग्रांट देनी शुरू की है, वहाँ पर मंत्री, एमएलए और खुद इंस्टीट्यूशन वाला दोनों दब के लूट मचा रहे हैं। और इस बात का भी हम समय आने पर खुलासा करेंगे कि किस तरह से शिक्षा का बजट लुटवाया जा रहा है। जैसे सर आप हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सर जो गरीब बच्चे हैं सर वो आगे नहीं आ पाते, सर जो जो जमीन झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ते, जो झुग्गी झोपड़ियों में सर जो वो आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं सर, ये तो उनका सर सरकार क्या कर रही है सर भाई वो पढ़ सकें? तो सर बच्चे तो पढ़ नहीं पाते, वो तो भाई सरकारी स्कूल में फीस देनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, तो अगर वो बच्चा नहीं दे पाता है तो आगे क्या होगा सर इस देश का सर, हरियाणा खासकर तो हरियाणा वालों का सर? जैसा मैंने बताया कि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि नाली सड़क बनाने की बजाय हाँ जी, अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो पहले स्कूलों के ऊपर खर्च करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सिंगापुर जैसे देश जो 1965 तक झुग्गी झोपड़ियों के देश कहलाते थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके राजनेताओं ने शिक्षा के ऊपर फोकस करके आज वहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं। और हमारे देश और प्रदेश के अंदर क्योंकि शिक्षा के ऊपर वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, उसी का कारण है कि आज हमारे बच्चे ना उनके पास रोज़गार है और ना उनके पास बढ़िया शिक्षा है। हाँ जी सर। और हमारे बच्चे डार की डार पनामा के जंगलों में मतलब चल रही है। हाँ जी सर। कोई पहुंच जाता है, कोई दीवार फांद जाता है, कोई रास्ते में ही बेचारा मर जाता है। तो इनके जो कातिल हैं वो कोई और नहीं, यू सिस्टम है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और अब की सरकारों ने तो पूरी तरह से बैक गियर लगा दिया। हाँ जी सर। ये तो पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करना ही जैसे अपना ध्येय समझ रहे हो, उद्देश्य समझ रहे हो। 9 साल के समय में यहाँ 2 शिक्षा मंत्री रहे, रामविलास शर्मा और अब जो कंवरपाल गुर्जर हैं। एक दिन भी कोई सा शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में नहीं गया, कभी मुख्यमंत्री किसी स्कूल में नहीं गए। और ये बात हम मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार कहते हैं। अब मुझे लगता है कि ये बात उन तक पहुंच गई, क्योंकि 3 दिन के लिए अब मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में थे। हाँ जी। एक दिन वो किसी स्कूल में गए हैं। हाँ जी। और वहाँ पर जाके क्या पूछते हैं, 30 आठे बताओ। हाँ जी। बच्चों ने बता दिया 240। हाँ जी। फिर कहते हैं 8 तीसे बताओ। हाँ जी। बच्चों ने फिर बता दिया। हाँ जी। मतलब वो ये समझते हैं कि जिस तरह से आपकी हाँ बुद्धि जी। है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से बच्चे होंगे। ये जी जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ जी, जैसे जी हरियाणा में जैसे जी ये शिक्षा मंत्री हैं जी, इनको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितने अपने 5वीं क्लास के बच्चे को होगी सर, है ना सर? बिल्कुल है। ये तो पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्ची ने इंग्लिश में सवाल पूछ लिया, शिक्षा मंत्री को वह इंग्लिश ही नहीं आती थी। कहने लगा बेटे हिंदी में बोलो, तो हिंदी में पूछा तो भी उनको समझ में नहीं आया या वो जवाब देना नहीं चाहते थे। तो मेरा मानना ये है कि कम से कम मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ लोगों में दिमाग नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। एक साइंटिफिक एटीट्यूड किसी में भी हो सकता है। हाँ जी सर। और अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच किसी में भी हो सकती है। हो सकता है उस समय में उनके पास पढ़ने के लिए वो संसाधन ना रहे हों। ये कतई मतलब नहीं है कि अनपढ़ आदमी मतलब राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता या अच्छे काम नहीं कर सकता। हमारे पुराने राजनेता रहे हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। ये सारा आता है उनकी नीयत के ऊपर। लेकिन फिर भी नीयत के साथ साथ अगर आदमी शिक्षित भी हो तो शून्य पर सुहागा हो जाता है। उसको शिक्षा के महत्व का पता होता है। सर ने अपनी जैसे जैसे सर ने पढ़ाया है स्कूलों में सर जी, आपने तो आपने सर शिक्षा आपने शिक्षा बहुत अच्छी दी है बच्चों को सर। कोई ऐसा बच्चा भी मिला हो सर जिसको आपने बहुत सुधारा भी होगा, बहुत नालायक होगा सर, आपने उसको सुधारा है सर?
बिल्कुल खूब खूब बच्चे सुधारे हैं। हाँ जी सर। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हाई कोर्ट से लेके शासन प्रशासन में बहुत बच्चे सेट हैं, और जहाँ भी उनको मिल जाते हैं तो वो यूँ समझते हैं जैसे बस भगवान मिल गए हाँ जी, जैसे। हाँ जी सर, हाँ जी। वैसे तो देखो, हर अध्यापक का जो बच्चा होता है, नियत से अगर अध्यापक पढ़ाता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे उसकी कदर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं अगर आपके माध्यम से ये कहता रहूँ भाई मैं इतना बढ़िया मास्टर था, न्यू था, हाँ जी। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी एक टीचर की हर रोज़ 250-300 घरों के अंदर ACR लिखी जाती है। बच्चे जाके हर टीचर के बारे में बताते हैं, कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगा कि कभी भी मेरे बच्चे असंतुष्ट रहे होंगे। हाँ जी सर। और जब अगर मेरे बच्चे असंतुष्ट रहे तो चाहे छुट्टी के बाद या छुट्टी वाले दिन, संडे को या किसी छुट्टी में, या जैसे ये 15 दिन की 1.5 महीने की छुट्टियां होती हैं, इनमें भी बुला बुला के हमने बच्चों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, पढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आदमी का जो कर्तव्य है, हाँ जी सर। अगर वो उसमें ढिलाई बरत गया तो उसको आत्मग्लानि हो सकती है, वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकता। वही इंसान सड़क की लड़ाई लड़ सकता है जो अपने कर्तव्य के प्रति निपुण होगा, उसको मतलब आत्मसात करते हुए दब के वो अपना काम करेगा, ताकि उसका ईमान गवाही दे इस बात की कि इस रोज़गार के ऊपर या बच्चों के ऊपर अगर कोई हमला होता है कहीं से सरकार की नीतियों का, तो वो उसका सड़क के ऊपर आके विरोध भी करे। जैसे सर आज की पीढ़ी है सर, आपको देखना बहुत पसंद है, आपको सुनना बहुत पसंद करती है सर, तो आज आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज की युवा पीढ़ी को तो एक ही संदेश देना चाहेंगे। एक तो अंधविश्वास से बच के रहें, मतलब विश्लेषण करें किसी भी बात का। कोई भी बात जब आपके सामने आती है, ये नहीं कि मैंने जो बात कह दी आपने आंख में बंद करके उसको मान लिया। हाँ जी। आप उसका विश्लेषण निकालें। या मान लो जैसे मैं जिन जिन स्कूलों में रहा हूँ, हाँ जी। मेरे पास कम से कम जो बच्चे पढ़े हैं, हाँ जी सर। आप उनसे बात करें, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात, शिक्षा को पकड़ लो। अगर आप शिक्षित होगे तो सरकारों की गलत नीतियां होते हुए भी आप उनका मुकाबला भी करोगे, उनको ठीक करवाने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं अपने रास्ते निकाल लोगे। हाँ जी सर। अगर लोग शिक्षित, बच्चे शिक्षित नहीं हुए तो देश आगे बढ़ने की बजाय बैक गियर लगेगा। क्योंकि एक गरीब परिवार को हम 5 किलो दाने दे के उसकी गरीबी नहीं मिटा हाँ सकते। जी, हाँ जी। अगर हम उस परिवार की एक बच्चे को भी शिक्षित हाँ करके जी। आगे निकाल देते हैं तो उस परिवार की गरीबी खत्म हो हाँ सकती जी, हाँ है। जी सर। तो देश की गरीबी खत्म करना, देश को आगे ले जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है अच्छी शिक्षा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जैसे अब जैसे इस दिल्ली में सर ये आम आदमी पार्टी सर, जैसे ये सरकारी स्कूलों पे बहुत जोर दे रही है सर, ये सही बात है सर? ये आप इस बात से संतुष्ट है सर? भाई अपने हरियाणा में ये सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं सर? देखो, वैसे तो मैं अब तक किसी पार्टी विशेष में हूँ हाँ नहीं, जी। लेकिन देश प्रदेश में जो अच्छा काम करता है, हाँ जी सर। केरल का एक शिक्षा मॉडल था। जब हम बच्चे होते थे तो ये सुनते थे भाई केरल में 100% शिक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो उस केरल मॉडल को पड़ोस के राज्य तक भी नहीं ले जा पाए। हाँ जी सर। अब दूसरी सरकार ये आई है, इनमें एक विशेष बात ये है कि अगर आप इस पॉलिटिकल पार्टी की संरचना देखें, इसके जो मुखिया हैं या मुख्य संगठनकर्ता हैं, वो एक भी पॉलिटिकल घराने से नहीं है। हाँ जी सर। सारे के सारे जैसे मान लो माननीय अरविंद केजरीवाल हैं, हाँ जी सर। ये IRS थे, बहुत बड़े टैक्स के, इनकम टैक्स के अफसर होते हाँ जी, हैं। हाँ जी सर। इनकी घरवाली IRS थी। अगर इनको पैसे की ही हवस होती तो ये पैसा दोनों मिलके कितना ही पैसा कमा लेते, हाँ जी। लेकिन इनको कसक थी इस बात की, और सबसे ज़्यादा शिक्षा की। हाँ जी सर। इन्होंने जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनाई और जिस तरह के लोग फिर इनके साथ जुड़े, वो लगभग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी सर। यहाँ एक संगठन महामंत्री हैं इनके, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, संदीप पाठक। हाँ जी सर।
वो IIT के प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, और 2.5-3 लाख की वो जॉब छोड़ के उनको जब ये लगा कि भाई कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर जाके, जिसका सहयोग करके हम देश में शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक क्रांति ला सकते हैं, तो वो उसके अंदर लगे। अब बात आती है शिक्षा की, ये शिक्षा के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे, जो इन्होंने मतलब जेल में डाले हुए हैं, वो तो लोग समझते हैं अच्छी तरह से, उनमें कितना दोष है कितना नहीं है, लेकिन वो शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सवेरे सवेरे उठ के वो स्कूल के अंदर जाते थे, ना कि ऑफिस में। अपने साइड में पंजाब है, अगर आप देखो पंजाब का शिक्षा मंत्री हर रोज़ सरकारी स्कूलों के अंदर रहता है, हर रोज़ मतलब झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों के दाखिले के लिए जाता है। खुद शिक्षा मंत्री जब दाखिले के लिए जाएगा तो वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। अध्यापक भी जाएगा, फिर हर आदमी कोशिश करेगा कि शिक्षा बढ़नी चाहिए। शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जादू की छड़ी है, एकदम घुमाई और मतलब शिक्षा होगी, शिक्षित होगी। आप जो काम कर रहे हैं कम से कम वो करते हुए नज़र भी आने चाहिए। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे दिल्ली के अंदर अब ये जो नई शिक्षा मंत्री आई है, क्या नाम है अपनी, जो भी है मतलब नई शिक्षा मंत्री, वो भी हर रोज़ स्कूलों में नज़र आती हैं। दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं, एक सरकारी स्कूल थे, एक MCD के थे, क्योंकि MCD अब तक इनके पास नहीं थी। MCD के स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। अब वो हर रोज़ MCD के स्कूलों में जा रही हैं और MCD के स्कूलों को भी कह रहे हैं भाई हम इनको भी दिल्ली के स्कूलों जैसा अच्छा बनाएंगे। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी सराहना भी करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे केरल के अंदर मतलब वामपंथी पार्टियों की सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर। दिल्ली के अंदर चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब निष्पक्ष भावना से हमने जो अच्छा काम करता है उसकी अच्छाई बतानी चाहिए। तो सर आखिर में सर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश आपके दर्शकों को ये देना चाहेंगे, बच्चों को तो यही कहना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह की बुराइयां समाज के अंदर आ रही हैं, चाहे वो नशे की बीमारी है, चाहे वो मतलब करप्शन की है, इधर उधर भटकने की है, बच्चे शिक्षा के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये समय अगर एक बार निकल गया दोबारा समय हाथ नहीं आएगा। कई बार आपको कहते हुए सुना होगा मतलब बड़े लोग कि पहले समझ नहीं थी, नहीं तो हम भी पढ़ लेते। और घर वालों को ये, परिवार वालों को ये सलाह देना चाहेंगे, अभिभावकों को, कि आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कर लेना। शिक्षित कर लोगे तो आपकी सारी मतलब जो गरीबी है उसको मेट देंगे वो बच्चे। लेकिन अगर आप बच्चों की शिक्षा की बजाय उनको दिहाड़ी में लगाते हो या खेती के काम में लगाते हो, तो यूँ समझो कि जो डले आपने डोए हैं बच्चे भी आपके उसी तरह से मतलब अनपढ़ रहेंगे और भटकते फिरेंगे। धन्यवाद। तो आखिर में टैग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। तो जय हरियाणा ज़्यादा खेड़ेगी। टैग हरियाणा देखने वाले सभी साथियों की और इस भाई को जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी। और इस बात के साथ है कि मीडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात वैसे लोगों के पास ना जाए और आपके माध्यम से हज़ारों लोगों के पास अच्छी बात पहुँच जाए। मतलब अच्छी बातों के लिए आप काम करना, निष्पक्ष भावना से काम करना, ईमानदारी से, इसको दुकानदारी ना बनाना। नहीं सर, नहीं। तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ोगे और ये भी एक प्रकार का सामाजिक कार्य है। आप समाज सेवा कर सकते हो मीडिया के माध्यम से। अच्छी बातों को, प्रेरणादायक स्रोत आप लोगों को पकड़ो, उनसे इंटरव्यू करवाओ ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ें। ठीक है सर। तो सर ने जैसा कहा है आप आगे बढ़िए और शिक्षा को, यानी कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध, अगर आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो सर का यही कहना है। तो आगे देखते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए। तो नमस्कार।